इस वक्त जनाब राजा आमिर अब्बास साहब जो साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रह चुके हैं, वकील हैं पाकिस्तान के बहुत प्रोमिनेंट। राजा आमिर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम टू माय प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, जो इस पे बहुत से लोगों को तशवीश है वो ये है कि जब एवनफील्ड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को बेल दी थी तो उसमें एक 41 पेज का उन्होंने डिसीजन लिखा था। उसके खिलाफ जब नैब ने अपील की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो साकिब निसार साहब ने बड़े सख्त उस पर जो है उसको सस्पेंड भी किया था उस वक्त डिसीजन को, और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चाराकार नहीं है। और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जो है उसे अपना जो बेल का डिसीजन है उसको स्पेसिफिक कंडीशनलिटीज़ में मुख्तसर लिखना चाहिए था। गालिबन कानून का ये प्रेसिडेंट है। और ये फाइनल जब जजमेंट आई तो आसिफ सईद खोसा साहब ने भी यही लिखा कि बेल के अंदर आप ऐसी चीज़ नहीं लिख सकते बेल के डिसीजन में जो कि केस के मटेरियल फैक्ट्स के ऊपर जो एक अंडर ट्रायल केस है उस पर असरअंदाज हो। ये जो 87 पेज का डिसीजन आया है ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की भी उसकी रूह की, यानी जस्टिस साकिब निसार साहब के फैसले की, आसिफ सईद खोसा साहब के फैसले की, डिसीजंस की जो रूह है, जो स्पिरिट है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी भी थोड़ी सी यानी उसकी मनफी करता है उसको। डॉक्टर साहब, इस फैसले को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें 2 या 3 पहलू हैं। एक पहलू है नैब की परफॉर्मेंस का। तो नैब की हद तक जहां पे हमने अक्सर ये सुना होता है कि अनदर फेदर इन द कैप, तो इस फैसले से ऐसे हुआ है कि अनदर स्लैप ऑन द फेस ऑफ नैब हमें नजर आया। अब जहां तक रहेगी कि जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जमानत की दरख्वास्त जब लगती है तो क्या उसमें केस का जो एविडेंस है उसको इस तरीके से थ्रेशिंग की जा सकती है, क्या उसको इतनी डिटेल में और माइन्यूटली आप डिस्कस कर सकते हैं? क्या आप केस में ये कह सकते हैं कि जी ये केस बना ही, इसके पीछे बहुत सी चीजें हैं कि जो वाज़ेह नहीं है? तो ये वो चीजें हैं कि जो मैंने अपने 30 साल जिंदगी में शायद 87 सफ़ों का बेल का ऑर्डर नहीं देखा। अच्छा। और ये जी, और नंबर 2 ये है कि बेल के ऑर्डर में क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे? क्या इस मुल्क में जब 47 साल गुजर गए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां उड़ाई गई? क्या ये लिखना इसमें जरूरी था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पावर ग्रैब करने के लिए इस मुल्क में बहुत सी चीजों को रोंदा जा रहा है? तो ये गालिबन बेल की पिटीशंस में इस किस्म की चीजों को अपने टाइम मैं समझता हूँ अवॉइड करना चाहिए। और फिर अगर आप पूरा केस डिस्कस कर लेते हैं मेरिट्स पे तो उसमें ऑल्दो नीचे एक लाइन लिख दी जाती है कि ये अफेक्ट नहीं करेगा ये ऑब्जर्वेशन, बट सर्टेनली इट अफेक्ट्स, क्योंकि उन्होंने इस केस को लिख दिया है कि ये एक प्राइम और एक बेसिक एग्जाम्पल है कि जिसमें किस तरीके से मैनिपुलेशन हुई है, किस तरीके से एक नैब ने अपनी इख्तियारात गलत इस्तेमाल किए हैं। जब ये चीजें वो आ गई हैं रिकॉर्ड पे तो ये ऑब्वियसली उसके मेरिट्स को भी डिस्टर्ब करेगा। और फिर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि जो अदालतें हैं वो रिफॉर्मिस्ट नहीं बन सकती, वो रिफॉर्म्स नहीं ला सकती। उनका काम पर्टिकुलरली जब क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उसमें यही है कि आपने ये देखना है बेल बनती है नहीं। और खोसा साहब ने अपनी जजमेंट में कहा था और काफी दीगर जजमेंट भी हैं कि 1.5-2-3 सफ़े से ज्यादा की जजमेंट बेल में नहीं होनी चाहिए। 2-3 सफ़े की से होनी नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये डिस्क्रिशन होती है अदालत की। अदालत से पूछा नहीं जा सकता कि आपने जमानत क्यों दी या क्यों नहीं दी। तो उन्होंने सिंपली अपनी डिस्क्रिशन को, अपने विजडम को, अपने क्रिमिनल उस पे एक्सपीरियंस पे जाके फैसला कर देना है कि जनाब आपको जमानत मिली है, नहीं मिली। तो एनी हाउ इस केस में हमें आगे जाके नजर आएगा कि कुछ उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात की है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंसान की असल में जो डिग्निटी है, उसकी जो लिबर्टी है, उसको अगर स्टेट नहीं प्रोटेक्ट कर सकती तो फिर वाकई ही अदालतें स्टेप इन करती हैं और उसकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और हालिया हमने देखा कि नैब जो परफॉर्म करती है, लोगों को अरेस्ट कर लेती है, ह्यूमिलेट करती है, पॉलिटिशियंस को तंग करके ले आती है, और उसके बाद जब मेरिट्स पे बातें होती हैं तो उनके पास कोर्ट में कहने के लिए या एविडेंस दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। इस केस में उन्होंने कहा कि वो तो कनेक्ट। लेकिन डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन टू यू वेरी क्विकली। अब ऑपोजिशन तो ये क्लेम कर रही है कि इस जिस तरह का फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट से, इसके नतीजे में अब केस खत्म हो जाता है। क्या आप समझते हैं कि केस ही खत्म हो जाएगा?
नहीं, केस तो जब ट्रायल कोर्ट में चलेगा, जब गवाहान आएंगे, तो जब वो एविडेंस रिकॉर्ड पे आ जाएगा तो उसकी के ऊपर परखा जाएगा कि केस में क्या है या क्या नहीं है। अभी तक केस चल ही नहीं सका। हाँ, लेकिन इसी जजमेंट में लिखा है कि नैब जौन सा है वो किसी एक तरफ टिल्ट ज्यादा है और रिलक्टेंट है कि शायद हुकूमती जो उनसे साइड है उसको, लोगों को, उनको भी इन्वेस्टिगेट करे। तो ये वो चीजें हैं कि जो कि अपोजिशन जो बात कर रही है। राज साहब बहुत शुक्रिया, राज साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा भरपूर डायसेक्शन आपने लीगल इसकी हमें ऑफर कर दी। मैं चलता हूँ PMLN की तरफ और मैं चलता हूँ आप हुकूमत की तरफ भी। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपने राजा आमिर अब्बास साहब को सुना, सुप्रीम कोर्ट के पिछले रेफरेंसेस भी आपने देखे। आपकी जमात जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब इतना कैपिटलाइज कैसे कर रहे हैं एक ऐसे डिसीजन पे जिसकी अपनी भी कुछ कमजोरियां जो है अब वो बड़ी बज़ाहिरन सामने आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। यहाँ अब्बास साहब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक बात कर रहे थे कि जजमेंट लेंथी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या उसको 4 सफ़ा का होना चाहिए, ये राइट जो है ये सुप्रीम कोर्ट का है कि वो किसी केस के बारे में क्या अपनी राय देते हैं और कितनी लंबी जजमेंट देते हैं। ये ना हमारा अब्बास से को पूछ सकता, पूछ के जजमेंट देता है, ना मुझसे ना किसी और को, और ना ही कोई ऐसा बड़ा प्रिंसिपल है। जजेस अपनी मुख्तलिफ जजमेंट में मुख्तलिफ बातें जरूर करते हैं, लेकिन अब ये बात पे प्ली ले लेना कि जजमेंट में उन्होंने बहुत लंबी जजमेंट दी है इस बेल एप्लीकेशन में, ये कोई मानी नहीं रखता। मानी ये रखता है कि उस बेल एप्लीकेशन के नतीजे में जो जजमेंट आई है उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है। मेरा ख्याल है कि जो स्ट्रॉन्ग वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए नैब के बारे में उन्होंने इस्तेमाल किए, जो आपने ज्यादा सा पढ़ लिए हैं, मेरा ख्याल है कि उसके बाद ना इस केस में कुछ रह जाता है और बड़े सीरियस उन्होंने नैब के ऊपर क्वेश्चन उठाए। उन्होंने इस हद तक गए कि ये पार्शल नहीं है, उन्होंने कहा कि लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, लोगों के लिए वैसे केसेस बना देते हैं, उनकी जो कन्विक्शन रेट है वो बिल्कुल 0 की हद तक है। ये इस वक्त उन्होंने कहा कि ये हुकूमतों को इंजीनियरिंग करने के लिए, हम पहले भी कहा करते थे हुकूमतें बनाने के लिए, ये इंजीनियरिंग करने के लिए ये नैब का अदारा इस्तेमाल हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस साहिबान ने नैब को इंजीनियरिंग के लिए आप समझते हैं कि इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यही मेरे साथ रुकिए क्योंकि बैरिस्टर मलिका बुखारी न सिर्फ बैरिस्टर हैं बल्कि MLA भी हैं और पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं लॉ एंड जस्टिस इस्लामाबाद की। साद रफीक और उनके भाई के बारे में सबसे ज्यादा गवाही आ गई है कि ये एक फैब्रिकेटेड केस था, एक गलत केस था। सिर्फ उनको सजा इसलिए दी गई है कि उनका तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था या एक वो वोकल मुस्लिम लीग के लीडर थे। सर साहब मेरे साथ रहिए। जावेद अब्बासी साहब, क्या आपकी जमात ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के जो फैसले थे उन्हें दिल से असूली तौर पे कबूल कर लिया? देखिए, एक तो बात यह है कि पीरजादा साहब आपने जरा सवाल उधर ले गए। बहुत बेहतर होता है कि जजेस के कंडक्ट को ना आप डिस्कस हमसे करवाएं और ना ये हमारा मैंडेट है और ना हमें करना चाहिए। हम सिर्फ जजमेंट की हद तक अगर आप पूछे तो वो हमें हमारा राइट है कि हम जो भी जजमेंट आए उसके ऊपर जजमेंट की बात कर रहा हूं सर, बसद्दे एहतराम मैं कह रहा हूं कि आप लोग पिक एंड चूज करते हैं, वो यही कह रही है कि पिक एंड चूज करते हैं, तो वो जो फैसले हैं वो लैंडमार्क फैसले हैं। नहीं, आप जरा बात सुन लें। आसिफ सईद खोसा साहब के फैसले हैं, साकिब निसार नहीं, वो फैसलों, आपने फैसलों के ऊपर आए। दूसरा ये है कि जो यहाँ हमारी मैं फैसले की बात कर रहा हूं, मैं जज साहिबान की बात थोड़ा कर रहा हूं कि रिकॉर्डेड है, तो मैं कह रहा हूं ये इनको कहें कि ये स्पोक्समैन ना बने सुप्रीम कोर्ट का, ना इनको कोई राइट है कि ये सुप्रीम कोर्ट का स्पोक्समैन बन के ये डिफेंड करें। ये जजमेंट आई थी, मैंने अपने कमेंट्स जजमेंट के ऊपर दिए थे। मैंने कहा जजमेंट के ऊपर जो आला अदलिया है उसने क्या क्या रिमार्क्स दिए थे। मैंने एक एक चीज आपको सुनाई है कि उन्होंने नैब के बारे में ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि नैब जाली केसेस बनाता है, गलत केसेस बनाता है, लोगों की पगड़ियां उछालता है, इनके पास एविडेंस नहीं होती है, ये लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट करने के बाद ये केस बनाने की कोशिश करते हैं, बाद में इनके पास कोई एविडेंस नहीं होती है, इनका कन्विक्शन रेट 0 है। ये पॉलिटिकल, ये अदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये खास सियासी जमातें जो अपोजिशन की जमातें उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये अल्फाज आए हैं उस जजमेंट के अंदर, और उस जजमेंट के अल्फाज जो है उनके आने के बाद ये बहुत बड़े सीरियस एलिगेशन है इस अदारे के बाद। शायद ही आज दुनिया की किसी अदालत ने किसी मुल्क के अदारे के बारे में ये अल्फाज कहे हों। अब हम ये क्या कह रहे हैं कि जब अदलिया ने सर आपकी बात मान ली हमने, सेनेटर साहब आप सही कह रहे हैं, सेनेटर साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कब कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, लेकिन इसी तरह से जो पहले जजमेंट्स आई आपकी पार्टी के हवाले से, मैं ये पूछ रहा था कि क्या आपने सच्चे दिल से, सदाकत से उन फैसलों की स्पिरिट को कबूल कर लिया है?
मैं एक जुमला कह दूं और फिर मैं उस पे आता हूं। हम अपोजिशन पहले भी कह रहे थे कि ये अदारा जो है ये आप नहीं आना चाहते उस पे, ये आप कहते नहीं आना चाहता, मैं आगे चलता हूं। नहीं, मैं आ रहा हूं। जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, हमें तमाम जजेस साहिबान का एहतराम था, है और रहेगा। जब जजमेंट आती है तो हमारे पास दो तरीके हैं कि अगर हमारे किसी जजमेंट के ऊपर हम मुतमईन ना हो तो हम उसकी रिव्यू में जाते हैं, हम फेयर कमेंट्स करते हैं उस जजमेंट के ऊपर। लेकिन जजेस साहिबान के बारे में ना हमने पहले कहा है ना आज करेंगे। हाँ, साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस से तो हम कहते थे कि साकिब निसार साहब को डैम में नहीं शामिल होना चाहिए, जाकर साकिब निसार साहब को पिंडी के हलकों में आकर इलेक्शन कैंपेन नहीं करनी चाहिए, उनको अस्पतालों के विजिट करके हुकूमतों के खिलाफ भाषण नहीं देने चाहिए, उन्हें चीनी और आटे के रेट नहीं मुकर्रर करने चाहिए। ये वक्त उस वक्त भी हम कह रहे थे, वो ये वक्त हमारा उस वक्त भी स्टैंड था। बाकी तमाम जुडिशरी के लिए हमारे दिल में एहतराम है, वो हमारी जुडिशरी है, हम एहतराम करते थे। मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूं।